दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज बात करेंगे देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे की, वक्फ बिल पर। अब जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, आज हम जानेंगे आखिर भारत सरकार को क्यों वक्फ बोर्ड बनाना पड़ा, क्या इस बोर्ड के क्या फायदे और क्या नुकसान थे, क्यों फिर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को क्यों इसमें संशोधन लाना पड़ा, क्या वाकई में ही वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमान का फायदा हो रहा था या फिर गरीब मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा था। आज इन्हीं सब बातों को हम बड़ी गहराई से जानेंगे। इन्हीं सब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो राजनीति के जानकार है, डिफेंस के जानकार है और कानून के जानकार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस विषय पे डिस्कस करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको पता ही है देश का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बिल बना हुआ है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे जी। तो सर सीधा हम सवालों पे चलते हैं। जी, मेरा पहला सवाल है सर, भारत को वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों भारत को ऐसा लगा कि अब हमें वक्फ बोर्ड बना देना चाहिए? जी प्रशांत जी, इसमें जहां तक सवाल है भारत की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि आज के समय में जी सर। ये जो संशोधन लाया गया है वक्फ के ऊपर, ये क्यों लाया गया, इससे भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्फ वक्फ का असल में एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या ठहरना। जी सर। तो इसमें उन्होंने क्या करा है कि इसे परोपकार के उद्देश्य से इसमें जो भी है आपकी चल अचल संपत्ति दान की जाती थी, और अगर किसने भी एक बार अपनी संपत्ति इसमें दान कर दी तो उसके बाद फिर वो वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाती थी और उसे वापस आप नहीं ले सकते। जी सर। तो इसमें जो पहली बार जब इसमें एक्ट आया था वो आया था वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया, और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। जी जी। 1955 में इसमें पहला संशोधन किया और 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। जी जी। जिसके तहत राज्य को वक्फ बोर्ड गठन करने की शक्तियां भी दी गई थी। जी सर। लेकिन जब साल 2013 में जो इसमें संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ा गया, जी, उसमें तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर वक्फ ने किसी जमीन पे हाथ रख दिया, जी सर, या किसी भी चल अचल संपत्ति पे हाथ रख दिया, तो वो बिना किसी वाद विवाद के वक्फ की उस पर अधिकार हो जाता था। जी सर। और उनके अधिकार को आप कहीं पर भी चुनौती नहीं दे सकते सिवाय वक्फ ट्रिब्यूनल के। जी जी। तो और इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने जो है वक्फ जो आपका बोर्ड है, इन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा नाजायज फायदा उठाया। और उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने इसमें फायदे उठाए, यानी कि नाजायज फायदे उठाए, उसका मैं आपके सामने कुछ जिक्र करना चाहूंगा। जी सर। तो इसमें विभिन्न जो है आपके स्टेट्स की बात इसमें आती है। जैसे केरला में एक तिरुचल्लीपल्ली नाम का कोई वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक गांव है जिसमें इन्होंने पूरे गांव को ही जो है वक्फ के अधीन ले आए बिना किसी वाद विवाद के। जी। मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है और बस वो जमीन उनकी बन गई और लोग जो हैं उसमें फंसते चले गए। तो इसी तरह से जो है अगस्त 2024 में बिहार के गोविंदपुर गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इसका असर 7 परिवारों पर पड़ा। मामला पटना हाई कोर्ट में अब भी विचाराधीन है। ऐसे केरल के ऐसे ही जो है आपका पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की भूमि पर वक्फ बोर्ड होने का दावा ठोक दिया। तमिलनाडु के थिरुचेटुराई एक गांव है, पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है। इस वजह से एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पाया। ऐसे ही केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से भी अपील की थी। वक्फ बोर्ड ने इनकी पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोक रखा है।
इसी तरह से कर्नाटक के विजयपुरा में जी राज्य वक्फ बोर्ड ने 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ घोषित कर दिया। किसान इसका विरोध करने में जुटे हैं। तो कानून में जो संशोधन करने के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अच्छा, इसलिए जो है अभी वक्फ बोर्ड में बनाया 54 में गया था और अब इसमें संशोधन किया गया है। तो मेरे ख्याल से दर्शकों को कुछ इस बारे में पता चल गया होगा। सर जो वक्फ बोर्ड है ये भारत सरकार ने क्यों बनाया था? मतलब इस बोर्ड की जरूरत क्या पड़ गई थी कि भारत सरकार को ये बोर्ड बनाना पड़े? क्या वो गरीब मुसलमान का इसमें कोई लाभ देख रही थी कि भाई ये बोर्ड बन जाएगा तो गरीब मुसलमान को उससे सीधा लाभ होगा? अगर उनके पास घर नहीं है तो उनके पास घर होगा, अगर उनके बच्चे पढ़ नहीं है किसी स्कूल से स्कूल में पढ़ नहीं रहे तो वो किसी वक्त के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उन्हें शिक्षा अच्छी मिलेगी, चिकित्सा अच्छी मिलेगी। क्या इस सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड की स्थापना करी थी? देखिए प्रशांत जी, आपको जैसे पता ही है कि अब तक इसमें 2014 तक यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा। जी सर। और विपक्ष को भी आप देख लीजिए चाहे तो कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में करी है। जी सर। आपको मैं बताऊं, मतलब आप तुष्टीकरण कह सकते हो, लेकिन सर आप एक तरह मतलब आप दूसरी साइड से भी देखो, आप ये मानो कि कांग्रेस ने जो ये बोर्ड बनाया था मतलब एक गरीब मुसलमान के फायदे के लिए बनाया था। प्रशांत जी, अगर गरीब मुसलमान की बात है तो सरकार के पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिनसे वो गरीबों का भला कर सकती हैं। उसमें कोई वक्फ बोर्ड की ही कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सवाल सर सीधा सीधा ये है, क्यों कांग्रेस को या भारत सरकार को वक्फ बोर्ड की जरूरत पड़ी? मैं आपसे वही तो बता रहा हूं, आप सुनिए मेरी बात को। सर। ये वही लोग हैं जिन्होंने दबंगई दिखाते हुए पाकिस्तान का यानी कि भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान देश का निर्माण करवाया। सर। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि अगर 35A और 370 अगर कश्मीर में से हट गई तो वहां से कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं रहा होगा। जी सर। आपको कोई मिलेगा नहीं। जी। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है CAA के ऊपर शाहीन बाग में जिन्होंने धरना दिया था। जी सर। तो ये लोग जो है अब तक अभी दबंगे दिखाते आए थे और कांग्रेस जैसी सरकारें इन्हें जो है हमेशा अपना संरक्षण देती आई थी। अभी आप ये देखिए, तो वही मैं कह रहा हूं, इसका वक्फ बोर्ड का गठन किया क्यों गया? वो किया गया था कुछ लोगों का उल्लू सीधा करना, नाजायज जमीनों पे कब्जा करना और कुछ ऐसा कर देना कि उस पर कोई सवाल भी ना उठा पाए। अब आप ये सोचिए कि भारत देश के अंदर एक दूसरा देश बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई जमीन वक्फ की है तो इस पे कोई कानून का कोई इस पे कुछ चलेगा ही नहीं। तो आप तो देखिए मंशा देखो ना, 2013 में जो संशोधन किया गया था तो उससे तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के गठन क्यों किया गया। नाजायज संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाना और ऐसा अधिकार जमाना कि कोई भी ना तो हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई भी ना हो सके। तो वक्फ बोर्ड का तो मेरे हिसाब से तो गठन का उद्देश्य खाली ये था। जहां तक सवाल है गरीब मुसलमानों की, तो आप खुद देख रहे हैं कि सरकार के पास ऐसी बहुत सी पॉलिसियां हैं, बहुत सी वो हैं योजनाएं जिनसे कि आप गरीबों का भला कर सकते हैं। जी प्रशांत जी। सर्व समाज का भला हो रहा है। जी सर मेरा अगला सवाल है, भारत में जो जमीन देख के सर सबसे जो पहले स्थान पर है वो हमारी डिफेंस के पास है, भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है। जी। दूसरे नंबर पर रेलवे है। जी। और तीसरे नंबर पर सर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। जी। अब डिफेंस को लगा ले, हमारे देश को बचाने सुरक्षा करने में डिफेंस काम करती है, रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करती है जी। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर की जमीन देश मतलब इसके पास इतनी सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आई कैसे सर? मैं आपसे भी बताना चाह रहा हूं कि एक आपको मैं आंकड़ा देता हूं कि सितंबर 2024 तक 25 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 108 संपत्तियां भूमि
और विकास कार्यालयों के नियंत्रण में है। 30 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है। सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियां को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। तो अब आप ये सोचिए जी सर। कि ये जो आप अभी अपना सवाल कर रहे हो कि इन पे क्या है क्या नहीं है, तो आप खुद सोच लीजिए कि जब इतना इन्होंने संपत्तियों पे अपना नाजायज अधिकार कर रखा है, जी सर। तो फिर तो ये संशोधन जो था आपका आना ही था और इसे कोई रोक भी नहीं सकता था, अगर कोई सरकार वाकई में अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। जी प्रशांत जी। सर मेरा अगला सवाल है, अगर वक्फ के पास इतनी सारी जमीन है, आंकड़े भी बताते हैं, सब चीजें हैं, क्या वक्फ बोर्ड ने कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोई जमीन दी? डिफेंस को दी हो या फिर देश के किसी विकास के कार्य में दी हो? ऐसे कभी वक्फ बोर्ड ने आगे बढ़कर भारत के विकास के लिए आगे हाथ बढ़ाए कभी? मैं वही आपसे कह रहा हूँ प्रशांत जी, भारत के विकास की तो आप बात छोड़ दो, वक्फ बोर्ड ने अपनी और जो इनको राजनीतिक संरक्षण देती आ रही है पार्टी, उसका इन्होंने खाली विकास करा है। भारत के विकास से तो इनका कहीं दूर दूर तक का भी कोई नाता नहीं है और ना कभी रहा और ना कभी इनकी मंशा रही कि हम भारत के विकास में अपना कोई योगदान दें। अब आप देखिए कि बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जी सर। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल खाली 4 लाख एकड़ जमीन थी। तो अब आप ये देखिए कि एकदम से जो है इतना जो इंक्रीज हो रहा है, वो मतलब कुछ ही वर्षों में इतना अधिक इंक्रीज कैसे हो गया? आप खुद सोच सकते हो कि सब जगह नाजायज कब्जा किया गया है और अपना खुद का विकास किया है, भारत से सब लेना देना नहीं। अगर सर जो हम वक्फ बोर्ड का इतिहास देखें तो आप भारत की तो छोड़ दो, इन्होंने किसी गरीब मुसलमान का भी विकास नहीं किया इस बोर्ड से। जी क्या आप इस बात से सहमत हो सर? प्रशांत जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बल्कि इन्होंने तो गरीबों की संपत्तियों पे नाजायज अधिकार करे, उनका विकास तो इन्होंने कभी करा ही नहीं है। गरीबों से ही जमीनें छीन कर और जो जमीनें इनको लगता था भी जमीनें कीमती है, इनकी कोई वैल्यू है, उन सब पे उन्होंने अपने नाजायज अधिकार करे हैं और इन्होंने अब तक यही करते आए थे। और इन सब बातों को देखने के बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड में अब संशोधन किया जाए। अच्छा सर, हम पुराने कानून पे बात कर लेते हैं, जो जिनमें संशोधन हुआ है। 4 कानून है वे। पहले मैं आपको पहला पुराना कानून बताता हूँ। पुराना कानून ये था, अगर सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा ठोकता है जी, तो प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड होगा जी, और सिर्फ वक्फ अदालत में ही उसकी अपील हो सकती है। जी। आप ये सर थोड़ा सोच के देखो, ये सब चीजें एक लोकतांत्रिक देश में हो रही है। अब प्रशांत जी, आप ये देखिए जी सर कि वक्फ बोर्ड तो अपने आप को इसका मतलब संविधान से भी ऊपर माना जा रहा है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने भारत में प्रावधान दिया गया है, अगर किसी के खिलाफ कोई अन्याय हुए तो वो अपने न्याय प्राप्त करने के लिए वो न्यायालय में जा सकता है। अब सर जी, इस तरह से तो वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पे भी दावा ठोक देगा, पार्लियामेंट पे भी दावा ठोक देगा, राष्ट्रपति भवन पे भी दावा ठोक देगा और यूएसए में बैठे राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पे भी दावा ठोक देगा ये हमारी संपत्ति है इस कानून के हिसाब से। तो सर जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी सरकारी संपत्ति है, उन पे तो हमने ऑलरेडी दावे ठोक रखे हैं। अभी मैंने बताया ना आपको 5,973 ऐसी संपत्ति है जिसपे उन्होंने अपने दावे ठोक रखे हैं। जी जी जी। और आप ये सोचिए कि यही तो है वक्फ अधिनियम की जो धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। इसके तहत निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया और इसने मुकदमेबाजी को जन्म दिया। और अगर ये 40 जो आपका आर्टिकल अगर ना आता तो हो सकता है इतनी बातें ना खुलती। जी 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 प्रशांत जी। अब जो नया कानून बना है सर, अब भारत के किसी भी कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी पर वक्त दावा ठोकता है। अब नया कानून ये बन गया है कि अब हम किसी भी कोर्ट में उसका दावा ठोक सकते हैं। जी, क्या आप मानते हो सर इसका अब कानून में चेंज होने के बाद में सीधा फायदा गरीब मुसलमान को हो गया है? देखिए प्रशांत जी,
अभी ये जो उन्होंने हमारे जो संशोधन लाए गए हैं, मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट बताता हूँ इसमें आपको। जी सर। जैसे अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन जी सर। सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम करने का प्रस्ताव है। जी सर। ऐसे ही वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ की नहीं होगी, ये संशोधन है। जी सर। और इन विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जी सर। वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी। जी सर। ऐसे ही वक्फ का जो सर्वेक्षण आयुक्तों और जो अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार करने का अधिकार होगा। जी जी इसी तरह से अब केंद्रीय वक्फ परिषद जो 2 गैर मुस्लिम होंगे उसमें, जी जी सांसदों, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, 2 महिला सदस्यों का होना भी जरूरी है। तो मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। इसके अलावा अब आपके राज्य वक्फ बोर्ड हैं, तो राज्य जी। सरकार 2 गैर मुस्लिमों, शिया सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमान, बोरा और आपका जो आगा खानी समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। जी। तो इसमें ऐसे कई सारे संशोधन किए गए हैं। ऐसे ही आपका केंद्र सरकार की शक्तियां इसमें आ गई है। देखो, तो क्या बोलते हैं ये कि राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं और केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। जी सर। शिया वक्फ 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। बोरा और आगा खानी जो आपके वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दे दी गई है। और सबसे जो इसमें मेन पॉइंट है वक्फ न्यायाधीकरण। इसमें क्या है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रधान को हटाया गया है। इसमें जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव राज्य सरकार का होगा शामिल होंगे और न्यायाधीकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकेंगे। अच्छा सर, जो दूसरा कानून है जी, जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, जी, वक्फ बोर्ड के फैसलों को हम कहीं पे भी चुनौती का हमारे पास अधिकार नहीं था। जी, ये तो सर वही बात होगी ना अपील ना दलील। जी, और अब जो नया कानून बना है, अब हम उसे किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। जी, अगला जो मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर किसी जमीन जी, या जमीन का उपयोग किसी भी इस्लामिक कार्यों के लिए हो रहा है, जी, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। जी, तो इसके हिसाब से तो हर मुसलमान का घर वक्फ प्रॉपर्टी है सर। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई इस्लामिक कार्य होता है। इस्लामिक कार्य होता है भाई। जी, कम से कम नमाज तो होती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस हिसाब से इन पुराने कानून के हिसाब से तो हर मुसलमान का घर, दुकान, ये सब चीजें वक्फ की प्रॉपर्टी हुई। जी, नया कानून में सर देखो क्या बदलाव हुआ है, जब तक किसी प्रॉपर्टी को वक्फ को ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक वह प्रॉपर्टी पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। जी, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारण क्या है कि देखिए, जैसे मस्जिद वगैरह हैं, ईदगाह वगैरह हैं, जी सर। तो अगर इनको तो फिर ये बिना किसी बात के ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि चाहे उसमें इस्लामिक कार्य होता हो, लेकिन अगर वो दान नहीं की गई है तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं है। जो ये पुराना कानून है, ये लाइन किसने लिखी कि इस्लामिक कार्यों के लिए हो रहे जितने भी कार्य है जी, वे सब वक्फ के माने जाएंगे। मतलब ये अंधा कानून किसने बनाया? नहीं, फिर तो प्रशांत जी ऐसा हो सकता है कि कल को वक्फ बोर्ड कहे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि वो तो खुद इस्लामिक देश है और वहां सारे इस्लामिक कार्य होते हैं। जी जी जी। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। खाली ये काले कानून खाली कांग्रेस के संरक्षण में भारत में चल सकते थे खाली। जी जी, अच्छा, अगला जो कानून है सर, अगले कानून के बारे में बात करते हैं। पहले जो वक्फ का कानून था उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी जी, और अन्य धर्मों की भी एंट्री नहीं थी। जी, लेकिन अब जो संशोधन होके आया है जी, उसमें 2 महिलाएं हैं, जी, अन्य 2 धर्म के 2 सदस्य हैं। जी, चलो सर, मैं इस बात को कहीं तक ठीक मानता हूँ। जी, लेकिन अगर हम सेकुलर देश की बात करते हैं जी, तो सर फिर बीजेपी ने ये जो नियम जो लागू करा वो राम मंदिर ट्रस्ट पर क्यों लागू नहीं करा? क्यों उसमें उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई 2 अलग धर्म से भी लिए जाएंगे, एक सिख धर्म से भी आएगा, एक क्रिश्चियन से भी धर्म से आएगा, एक
इस्लाम धर्म से भी आएगा, क्योंकि सेकुलर देश में तो ये होना चाहिए ना सर। आप इस बारे में क्या कहोगे? ऐसा है ना प्रशांत जी, जिस जी तरह सर। से आपका है मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, ऐसा कोई हिंदुओं का वक्फ बोर्ड नहीं है ना। नहीं, हालांकि वो तो हिंदू के बात कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो खाली ऐसा खाली एक राम मंदिर की बात आप कर लिया। सिर्फ ये कह सकते हो कि ऐसा कोई कानून भारतीय हिंदू का नहीं है, कानून कह सकते हो सर, आप बोर्ड वही नहीं मैं कह आपको सकते। कह रहा हूँ ना। और फिर भी आप देखिए राम मंदिर जो ट्रस्ट में है, जो आपको नाम याद होगा, इकबाल अंसारी, जी वो वहाँ के एक बहुत बड़े कर्ता धर्ता थे वहाँ पे जो है वो, जबकि वो मुस्लिम थे, लेकिन उनको फिर भी शामिल किया गया था, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। जी अच्छा सर, आप ये मानते हो, मतलब जैसे जब जब मुस्लिमों की बात आती है जी तो ये महिलाओं को बर्दाश्त नहीं करते, इस बात को आप मानते हो? बिल्कुल। सर मुझे एक बात बताओ, जब से ये कानून आया है, जी जो मुस्लिमों के रहनुमा है सर, जितने भी जी जो इनके आका है, वे सब खून के आंसू रो रहे। जी इसमें सबसे ऊपर नंबर पे है हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब। जी हाँ, तो इसका क्या कारण है सर? मैं बताता हूँ आपको कि विपक्ष जो है इस संशोधन का विरोध क्यों कर रहा है। देखिए बताता हूँ मैं आपसे। जी सर। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क है कि यह मुस्लिमों की धार्मिक आजादी पर हमला है। आपको पता होगा कि इस वाक्य के ऊपर ये पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। ये आज से नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है। मुसलमानों को तो इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें अपने किसी परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते कि बेटा जाके आंदोलन कर तू। जी अब आगे और बताऊं मैं आपसे। वो अवैसी का बेटा है, जाके धरने पे बैठ। जी आगे बताऊं मैं आपको। मुसलमानों को तो आगे झोंकना चाहते हैं, लेकिन ये खुद के परिवार को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। जी अब आगे देखिए आप कि जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। इनका कहना है कि जितनी भी संपत्ति है वक्फ की, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए संशोधन लाया गया है ये। और बताऊं मैं आपसे, विपक्षी दलों का ये तर्क भी है कि कानून संविधान के खिलाफ है। अब देखिए आप, मतलब पहले क्या था कि भाई आपने किसी पे अपना वक्फ के नाम पे आपने कब्जा कर लिया, उसकी कोई, जैसे आपने कहा, ना अपील ना दलील ना वकील, जैसे रोलेट एक्ट था अंग्रेजों के जमाने में, ना अपील ना दलील ना वकील। तो ये इन्होंने यहाँ काला कानून लागू कर रखा था, फिर बोलते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे ही देखिए आप, ये बोलते हैं कि तानाशाही तरीके से लाया गया है ये। अरे ऐसे कैसे लाया गया भाई? बकायदा संसद के दोनों सदनों में इसे पास करवाया गया है। संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों के संशोधन को शामिल नहीं किया गया, ये इनका कहना है। जबकि ऐसा नहीं है सर। जो आपकी जेपीसी कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने तो इसमें बहुत रिसर्च करी है और लोगों के सुझाव मांगे हैं, लाखों सुझाव आए उनके पास, तब जाके कोई इन्होंने कानून बनाया है। जी बताइए प्रशांत जी आगे। सर मेरा अगला सवाल है, बीजेपी जब से केंद्र सरकार में आई है सर, जी मुसलमान बीजेपी का विरोध करते हैं, जी उनकी हर योजना का विरोध करते हैं, जी लेकिन लेते हर योजना है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चाहे आप आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना लगा लो, चाहे शौचालय योजना लगा लो, चाहे किसान सम्मान योजना लगा लो, आप कोई से भी योजना लगा लो, जी विरोध करेंगे बीजेपी का, लेकिन लेंगे हर योजना। जी तो इसके पीछे क्या क्या उनकी क्या मानसिकता है? इसके पीछे मैं आपसे उनकी मानसिकता बता देता हूँ जी सर। कि कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी खाली मुस्लिम वोट के ऊपर निर्भर करता है। जी। और उनका काम तरफ ये है कि किसी भी प्रकार से बीजेपी, हिंदू संगठन, जितने भी ये है, इनके खिलाफ बोल करके, सरकार के कार्य खिलाफ बोल करके कैसे भी मुस्लिमों को तुष्टिकरण किया जाए और उनका वोट इकट्ठा किया जाए। तो सबसे बड़ा कारण ये है, खाली योजनाएं, सारी योजनाएं का इस्तेमाल करेंगे, उनका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। लेकिन जब वोट का मामला आ जाता है तो यही लोग, जो इनके मुल्ला मौलवी, जो इनके नेता हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आप खतरे में हो, आपकी आजादी छीनी जा रही है, इसलिए सिर्फ खाली अपना वोट बैंक को सीधा करने के लिए। जी प्रशांत जी। सर मेरा अगला सवाल है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जी तो अपोजिशन जो पार्टी है वो ये दिखाती है कि भाई बीजेपी से मुसलमानों को खतरा है। जी ठीक है, लेकिन जो एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो क्राइम रेशो था, जी वो जिस दिन से बीजेपी आई वो गिरता जा रहा है। जी और मुसलमानों के बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जी तो सर इस बारे में थोड़ा अपना विचार बताइए।
अब आप ये देखिए प्रशांत जी, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए आप, जी सर। जहाँ पे कभी माफिया सरकार एक संवैधानिक सरकार के साथ काम किया करती थी, उनके पैरेलल में चला करती थी। जी जी आज वो वातावरण बिल्कुल खत्म कर दिया गया उत्तर प्रदेश में से। जी आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज बिल्कुल खत्म कर दिया है। जी सर। आपको वही एक बात इसमें आ जाती है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन अधिकतर आतंकवादी आपको मुस्लिम मिलेंगे। जी सर। तो वही उसी बात को ही तो खत्म किया गया है प्रशांत जी, वही तो खत्म किया गया है। जितने भी ये इस तरह के कार्य होते थे उनमें लगाम लगाई गई है, और सरकार ने जो इन लोगों के लिए योजनाएं निकाली हैं उसमें इनको भागीदारी बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को ये बात नहीं दिखती है, आम आदमी को ये बात दिखती है, लेकिन वही बात आ जाती है जो इनके कर्ता धर्ता हैं, आपके मुल्ला मौलवी, इनके नेता, वो इस्लाम के नाम पे इनको डरा देते हैं। असली बात ये है। जी प्रशांत जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, जो आज ये बात फैला रहा है कि वक्फ बोर्ड आपसे छीना जा रहा है, आप पे जुल्म हो रहा है, जी आप आवाज उठाइए, आप कब तक सोते रहेंगे? जी ये रहनुमा, ये सब लोग जो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, ये तब कहाँ चले गए थे जब एक मुस्लिम का बच्चा 400 रुपए की दाढ़ी करता था, सुबह से शाम तक पत्थर फेंकता था, क्राइम करता था? जी ये तब कहाँ चले गए थे जब एक किसी मुसलमान के बच्चे के माँ बाप मर गए, वो दर दर ठोकरे खाता था? जी तब क्यों कोई बोर्ड, वक्फ बोर्ड या फिर कोई ऐसी चीज उसके लिए आगे नहीं आ रहा, जो अब इसमें संशोधन कर, जैसे केंद्र सरकार ने कर दिया कि अब ये बता रहे कि अब ये बोर्ड खतरे में है, तब ये बोर्ड खतरे में नहीं था? वही मैं आपसे प्रशांत जी मैं कह रहा हूँ जी कि सर। उनके मुल्ला मौलवी और जो उनके नेता हैं उनका असल में उद्देश्य क्या था। जी उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि मुस्लिमों को तुष्टीकरण करे, मुस्लिम करने के बाद उनका वोट बैंक इकट्ठा किया जाए और अपना राजनीति करते रहें। जी अब आप देखिए कि ये जो पत्थरबाजी तो आज भी हो रही है। आप देखिए पिछले 20 25 50 साल से आप देखिए ना, क्या ऐसा कोई हिंदुओं का अगर कोई ऐसा वो निकला हो, यानी कि कोई फंक्शन निकला हो और उस पे कभी कोई पथराव या कोई उनके ऊपर हमला ना किया गया हो, जबकि बिना उकसावे के, बिना जी सर। उकसावे के मैं आपसे कह रहा हूं इन्होंने हमेशा उस पर हमला कराया। हमला करवाने वाले कौन है? इनके वही मुल्ला मौलवी, इनके नेता हैं जिन्हें ये खतरा रहता है कि भाई कहीं हमारा वोट बैंक छिन ना जाए। वही हैं ये लोग जो हैं। जी जी जी। तो जहां तक सवाल है, ये उस वक्त कहां थे जब भाई पत्थरबाजी हो रही थी? तो ये तो मैं आपसे बताऊं, हर इनके गलत कार्यों को सही बता करके और इस्लाम के लिए बता करके ये अब तक अपनी वोट बैंक सीधा करते आए हैं। तो इन्हें तो उससे के मतलब ही नहीं है ना कि कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है और कौन आतंकवादी कर रहा है। इनको तो खाली सिर्फ अपने वोट बैंक से और अपना उल्लू सीधा करने से मतलब। सर मेरा अगला सवाल है, जब राम मंदिर की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जी तो कुछ विशेषज्ञ चाणक्य मानसिकता के सर, अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग कह रहे थे कि इस जमीन पर हॉस्पिटल भी बन सकता था, स्कूल भी बन सकता था, जी क्योंकि अब बीजेपी ने वक्फ बिल ला दिया है जी और वक्फ बोर्ड के पास जमीन ही जमीन है। जी हाँ तो क्या अब हम ये माने, बीजेपी शिक्षा, चिकित्सा, इन सारी जमीनों पर, इन जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, इन पर इतने सारे अस्पताल और स्कूल बना देगी कि शिक्षा और चिकित्सा का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? जी प्रशांत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अब संशोधन के बाद में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वो वाकई में लोगों के उद्धार के कार्यों में लगाई जाएंगी। और समय के साथ जो आपकी हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारे मुसलमान भाई बहन है, वो भी इस बात को समझेंगे कि संशोधन उनके लिए ही किया गया है। और अब उनको पता होना चाहिए कि अब ये किसी की निजी संपत्ति नहीं रही, अब जो उन सबकी संपत्ति है सबके काम में आएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर है। जी उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर अपना एक इंटरव्यू में जवाब दिया सर जी कि मेरी समझ में नहीं आता, ये वक्फ बोर्ड है या फिर ये भूमाफिया बोर्ड है? जी नाम तो है इसका वक्फ बोर्ड, लेकिन जो इसके माफिया है वे जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जी जिसमें गरीब मुसलमान पिस रहा है। जी ठीक है, तो सर आप उनके इस वाक्य को किस हिसाब से देखते हो?
देखिए, जहां तक सवाल है योगी जी का, तो योगी और जी तो सर बीच में रोकूंगा, और उन्होंने एक बात और कही कि एक एक इंच जमीन का हिसाब होगा। जी बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि योगी जी जो बात बोलते हैं बिल्कुल छाती ठोके और डंके की चोट पे बात करते हैं, वो जो हमेशा जो करते हैं। जी सर। और उन्होंने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि जो जमीनें इस्लामिक कार्य में नहीं है वो बिल्कुल संपत्ति सबकी सब वक्फ बोर्ड के बाहर जाएगी। जो संपत्तियां विवादित हैं वो सबकी सब बाहर जाएंगी। केवल जो संपत्ति दान की गई है खाली वही वक्फ बोर्ड पे रहेगी। और इस पे वो बड़ी, यानी कि आपसे कह सकता हूं कि दृढ़ता के साथ इस मार्ग पे चलेंगे वो। अच्छा, अगला सवाल सर मेरा राहुल गांधी जी को लेकर है। राहुल गांधी जी ने विरोध में वक्फ बिल के वोट डाले, जी लेकिन वो सर, आप इस बात को मानते हैं वे खुल के इसका विरोध नहीं कर रहे? जी नहीं, अगर अगर कांग्रेस चाहती है एक बड़े लेवल पर आंदोलन कर सकती थी भारत में। आपसे मैं बता रहा हूं ना, देखिए कर्नाटक में खुद फंस गए ना ये लोग, आपने देखा नहीं क्या? जी कर्नाटक में ये खुद फंस गए हैं कब्जा, जमीन कब्जाने के उस पे ही जो है। तो अब ये क्या बोलेंगे जब इनकी खुद की पोल खुल रही है, और जब नहीं, पोल खुल गई है तो मेरा कैसे कर सकेंगे, खुल के कैसे बोलेंगे ये? मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये मतलब ये मानते हैं कि भाई हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं जी और हम विरोध करते हैं, तो विरोध एक बड़े लेवल पे हो सकता था, पूरे देश में विरोध हो सकता था इस बिल का। जी बिल्कुल या पता था। वोट डाल दिया कैमरे के सामने, बोल दिया कि हम विरोध कर रहे हैं, और मुस्लिम मुस्लिम को मतलब एक तरह से झोंका जा रहा कि आप आओ आंदोलन करो। जी हम बैक साइड पे देखते रहेंगे बस आपको। अरे मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना प्रशांत जी, अभी आप देखे ना बंगाल में क्या हो रहा है। जी सर। बंगाल में उन्हें पता है कि सबकी पोल खुल गई है। जी क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में फिर वही काम शुरू कर दिया कि भाई इनको दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है। यही जी है सर। कांग्रेस है आपकी, ये खुल के नहीं बोल पा रही है क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस बात को नहीं समझ रहा है। अब इनको सबसे बड़ा डर खाली ये है कि इनके किसी भी बयान से कहीं इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बट ना जाए। इनको सबसे बड़ा खतरा खाली यही है, इसलिए चुप बैठे हैं खाली। ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जब से सर ये बोर्ड के आंकड़े आए हैं, मुसलमान तो सर मतलब इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया है कि हमारे बोर्ड के पास इतनी सारी जमीन है और फिर भी हम अपने अधिकारों के लिए तरस रहे। जी ठीक है, हमारे हमारे रहने के लिए हमारे घर पे पक्की छत नहीं है, पक्की मकान नहीं है। जी हमारे बोर्ड के पास इतनी इतनी सारी जमीन है, तो कम से कम उसका फायदा हमें तो मिले। जी बिल्कुल। जो मुस्लिमों को आवास दिया वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया, जी और बोर्ड ने इनके लिए क्या करा? देखिए, वक्फ बोर्ड ने तो आज तक सबको पता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा है, सिवाय अपनी संपत्ति बढ़ाने के और जो संपत्ति बढ़ी है उस पर राज करने के। क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कर रखा था कि उसको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। इन्होंने गैर मुस्लिम की संपत्तियां ही नहीं, सरकारी संपत्तियां भी और मुसलमानों की संपत्तियों पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करी, तो खुद के फायदे का इस्तेमाल कर रही थी ये। और रही बात, जैसे आपने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री आवास पे ही लोगों को घर मिले हैं, और इस बात को वो समझते भी हैं, और इस बात से मुसलमान प्रभावित भी हैं और बात को समझ भी रहे हैं। जी प्रशांत। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वक्फ बिल आकर सर बीजेपी ने अपनी राजनीति तो चमका ली, जी क्या आप मानते हैं सर इस बात को? देखिए प्रशांत जी, अगर वो राजनीतिक पार्टी है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ सर। हाँ आप कभी मुझे हाँ या ना में बताइए कि वक्फ बिल आकर बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाई या नहीं? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आप मेरा जवाब सुनिए ना। सर हाँ या ना में, हाँ या ना में? नहीं, राजनीति इन्होंने कोई नहीं चमकाई, इन्होंने देश के लिए काम करा है। अच्छा चलो, लेकिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी और चिराग पासवान जी जो उनकी राजनीति के हिस्सा है, जी ये चिराग पासवान जी और ये सब, जी इनके राजनीति के चिराग बुझा दिए, क्योंकि बिना मुसलमान के वोट बैंक के इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इन सभी पार्टियों का, बीजेपी को छोड़कर। अब आपको वही क्या, इस पे जरा थोड़ा अपने विचार बताइए। प्रशांत जी मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना कि इन लोगों की राजनीति इन्होंने थोड़ी फीकी भी कर दी है, और ये लोग किसी बोलने की स्थिति में भी नहीं, क्योंकि ये खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। और
पारण की पोल खुल चुकी है, और अगर खुल के बोलेंगे तो इनका मुस्लिम जो इनका वोट बैंक है वो तो बटना ही बटना है, और इनको आगे आगे इसमें घाटा होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। सर बीजेपी ने इस बिल को लाकर ये दिखा दिया कि हिंदू तो हमारे पक्ष में ही है जी लेकिन जो मुसलमान इस बिल को समझ गया जी अब वो भी हमारे पक्ष में है। जी तो दोनों तरफ से घाटा तो सर जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा वो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है प्रशांत जी। अभी आप, मैं बताऊं, आप बिहार की आप बात ले लीजिए। बीजेपी ने बिल्कुल बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि जी। आने वाले चुनाव में वो जेडीयू के साथ में बिल्कुल दृढ़ता के साथ और कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। जी। तो नुकसान तो उन्हीं को होना है जो विपक्षी हैं और जो अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं आज की तारीख में। तो आप इस मतलब इससे जो ये बिल आया है तो आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को, जयंत चौधरी जी को और चिराग पासवान को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, राजनीति में फायदा और नुकसान तो इनमें ऊपर नीचे हमेशा होते रहते हैं, लेकिन समय के साथ सब बातों को कवर किया जाता है। और अगर ये बात देश का वोटर पहले जैसा नहीं है, वो हर चार राजनीतिक हलचल को समझने लगा है, क्या उसका फायदा था क्या उसका नुकसान है। जी, समझने की तो सर बात ये है। अब आप ये देखिए ना कि सरकार के साथ देखो कौन कौन से दल हैं। आपका सरकार के साथ जेडीयू है, टीडीपी भी है, जेडीएस है, और लोजपा यानी कि रामविलास की भी है, शिवसेना भी है, और राष्ट्रीय लोकदल भी है, और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का साथ भी सरकार को मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और वक्त बिल पर अपनी बातें रखी, हमारी सुनी और लाजवाब सर आपने जवाब दिया। प्रशांत जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से सबको नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार सर। दोस्तों, ये वक्त बिल पर हमारे विचार थे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।